जय श्री राम दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने सभ्यताओं की बात की। जो हमारे राजस्थान से संबंधित सभी सभ्यताएं थी उन सब की हमने बात कर ली है। उन सभी सभ्यताओं में हमने देखा कि हमारे राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की सभ्यता आपकी कालीबंगा सभ्यता थी, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। उसके अलावा आहड़ हुई, गणेश्वर हुई, आपकी बैराट हुई, इन सब सभ्यताओं के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा। तो दोस्तों अब सभ्यताएं समाप्त हो चुकी हैं, तो अब सभ्यताओं के बाद हम बात करेंगे जो हमारे राजस्थान के जो राजवंश हैं, कौन से हमारे जो राजपूत राजवंश हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम किसी राजवंश की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ इतनी बात करेंगे कि इन राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या इनकी उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिए गए हैं। और देखिए राजस्थान में इतने सारे राज्य कैसे बने। मतलब हमारा राजस्थान ऐसा नहीं है कि एक ही वंश से संबंधित हो, इसमें अनेकों वंश आए, अनेक राजवंश बने। तो अब इन अनेक राजवंशों से संबंधित काफ़ी सारे राज्य हैं, तो ये बने तो कैसे बने, हमें उसके जड़ में जाना होगा, हमें उसका पीछे से देखना होगा कि इतने सारे राजवंश कैसे बने। तो आइए आज हम उन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल का नाम है कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं कि आपके राजस्थान में जो अनेकों राज्य बने। देखिए राजस्थान में राज्य से मतलब जो ये रियासतें थी ना छोटी छोटी, ये सभी क्या थे, अपने आप में राज्य थे। क्योंकि कहीं पर चौहानों का राजवंश था, कहीं पर गुहिल थे, कहीं पर शेखावत थे। तो देखिए सबका अपना अपना राजवंश था, कहीं प्रतिहार हैं, कहीं परमार हैं। तो इन जो राजवंशों के लोग थे ना, उन्हीं की जो रियासतें थी उनको उनका क्या कहा जाता था, राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राज्य कहा जाता था। और आप कह सकते हैं कि अगर सामंतवाद की प्रथा कहीं पर सबसे ज्यादा विकसित दिखाई देती है तो कहां दिखाई देती है, आपके राजस्थान में दिखाई देती है। कहां दिखाई देती है दोस्तों, राजस्थान में दिखाई देती है। और देखिए हमारे राजस्थान में जो राजवंश थे उनका वीरता में सर्वोत्तम स्थान है। और उस स्थान को जो वीरता में सर्वोत्तम है उसके देखिए अनेकों उदाहरण हैं उन लोगों के। जैसे आपके मेवाड़ से संबंधित देखिए रावल रतन सिंह, जो झुके नहीं अलाउद्दीन के सामने, चाहे उन्होंने सर कटा लिया। महारानी पद्मिनी जिन्होंने जोहर कर दिया अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। राजस्थान केवल एक पुरुषों से ही संबंधित नहीं है, राजस्थान की महिलाएं भी अपने आप में क्या हैं, बहुत बड़ी वीरांगनाएं हैं। आपने नाम सुना होगा ना, हाड़ी रानी, जिन्होंने सहल कंवर, जिन्होंने क्या किया था, अपना सर काट के अपने पति के हाथ में रख दिया था कि आप जब कहां खड़े हैं, रणभूमि में खड़े हैं, तो आपको मेरी याद नहीं सतानी चाहिए। क्योंकि अगर आपको मेरी याद सताई तो शायद आप वहां पे कमजोर पड़ जाओगे। तो उस चीज से बचने के लिए उन्होंने अपना शीश काट के अपने पति के हाथ में रख दिया था। उनके अलावा देखा जाए तो आपके महाराणा सांगा हुए। सांगा ने क्या है, इब्राहिम लोदी को हराया, बाबर से काफी खतरनाक टक्कर ली। भले ही से बाबर से वो हारे, लेकिन उन्होंने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने की कोशिश नहीं की और दिल्ली पर आधिपत्य अपना जमाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके अलावा आप राजस्थान के इतिहास में देखते हैं तो महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, बड़े बड़े नाम हुए। और महाराणा प्रताप का नाम तो हिंदुस्तान और राजस्थान दोनों के इतिहास में ही हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। उसके अलावा और यहाँ पे सिर्फ राजवंश के राजा ही नहीं, जो छोटे सेनापति थे जैसे आपके वीर दुर्गादास, आला उदल, गोरा बादल, देखिए सबके बड़े बड़े नाम हैं। राजस्थान के इतिहास में जब राजवंशों की बात होती है ना, तो केवल राजा ही नहीं, उनकी रानियां भी, उनके सेनापति भी, यहां तक कि छोटे छोटे सामंत सभी क्या थे, अपने आप में वीर थे। उन्होंने कई परोपकारी कार्य किए। आज भी अगर कहीं किसी दानी का नाम आता है तो सबसे पहला नाम किसका आता है, भामाशाह का नाम आता है। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो दान देता है उनके लिए एक सम्मान
सम्मान है और उस सम्मान का नाम ही भामाशाह सम्मान है। तो दोस्तों आपको बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि आज हम राजस्थान के उस गौरवशाली इतिहास की बात करेंगे और उस गौरवशाली इतिहास की परंपरा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो इतने सारे राज्य थे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा आपसे सबसे पहले कि हमारे देखिए राजस्थान भारत का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिंदुस्तान का हिस्सा है। और हिंदुस्तान प्राचीन काल में हिंदुस्तान में केवल आज का आपका भारत नहीं आता है, इधर से बांग्लादेश, इधर से आपका क्या नाम है पाकिस्तान, म्यांमार वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये सब क्या थे? ये सब भारत के क्षेत्र थे। किसके क्षेत्र थे? भारत के क्षेत्र थे। और भारतीय संस्कृति यानी भारतीय राजाओं के क्षेत्रों में तो आपका दक्षिण पूर्व एशिया भी आ गया, जिसमें आपके इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, ये जितने भी द्वीप थे, द्वीपीय देश थे, ये सब भी किसमें थे? आपके भारत में ही सम्मिलित थे। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो आपको सबको ध्यान होगा कि सिकंदर ने लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कितना 300 सिकंदर आक्रमण करता है भारत पर। कब करता है? 330 बीसी के आसपास। कब करता है भारत पे आक्रमण? 330 बीसी के आसपास। तो सिकंदर जब 330 बीसी के आसपास आक्रमण करता है तो वो कहां पर आक्रमण करता है? तो वो आपके देखिए जैसे पंजाब की साइड में आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? आपके पंजाब पे आक्रमण करता है। तो पंजाब में जब वो आक्रमण करता है तो पंजाब में आपके मालव थे, अर्जुनायन थे, आदि लोग क्या करते हैं? राजस्थान भाग के आ जाते हैं। कहां भाग के आ जाते हैं? राजस्थान भाग के आते हैं, क्योंकि सिकंदर को तो पोरस ने रोका था, लेकिन उससे पहले तो सिकंदर ने हिंदुस्तान पर कुछ क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी ना। तो पंजाब के जो मालव और अर्जुनायन थे वो कहां आ गए? वो आपके राजस्थान में आ गए। कहां गए दोस्तों? राजस्थान में आ गए। तो राजस्थान में आकर के उन्होंने अपने अपने राजवंश स्थापित कर लिए। क्या कर लिए? राजवंश स्थापित कर लिए। जैसे आपके मेवाड़ में शिवी आए। कौन आए? मेवाड़ में आपके शिवी आए। अलवर में आपके कौन आए? शालव आए। अलवर में कौन आए दोस्तों? शालव आए। उसी के अलावा आपका जो जयपुर और मत्स्य जनपद था वहां पे जो भरतपुर, जयपुर में मत्स्य जनपद और मत्स्य जनपद के पास क्या है आपका? भरतपुर और अलवर। देखिए अलवर में, उत्तरी अलवर में शालव आए और बाकी अलवर में कौन आए? आपके अर्जुनायन आए। कौन आए? अर्जुनायन आए। उसके अलावा जो आपका उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र था, तो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में कौन आया? उत्तरी राजस्थान मतलब आपका ऊपर का क्षेत्र राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे योधेय वंश के लोग थे। कौन थे? योधेय राजवंश के लोग आकर के बस गए। इसीलिए तो राजस्थान में अनेकों राजवंश पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात, सिकंदर ने कब आक्रमण किया भारत पे? 330 बीसी में। इस आक्रमण के पश्चात कई सारी जातियां क्या हैं? राजस्थान में आई। कई सारी जातियां क्या हैं? राजस्थान में आई। तो कहां से आई वो देख लेते हैं हम। पंजाब से, पंजाब की कौन कौन सी जातियां हैं? एक तो आपके मालव। कौन सी है दोस्तों? मालव और अर्जुनायन। कौन सी है आपकी? अर्जुनायन। मालव और अर्जुनायन। अब ये जातियां क्या है आपकी? कहां आ गई? राजस्थान में आ गई। कहां आ गई? राजस्थान में आ गई। और आई अर्जुनायन जातियां राजस्थान आई। कहां आई? राजस्थान आई एवं यहां पर राज्य स्थापित किया। कहां पर? राजस्थान में। यहां पर राज्य स्थापित किया। अब आपकी ये जो जातियां थी कौन कौन सी? अर्जुनायन और मालव, तो ये क्या है? राज्य स्थापित करती हैं। क्या करती हैं? राज्य स्थापित कर लेती हैं। अब राज्य कैसे कैसे स्थापित करेंगी तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जाति ने कहां कहां पर राज्य स्थापित किया। अब देखिए 330 के आसपास आक्रमण होता है, तो आप ये देखते होंगे कि राजस्थान के इतिहास में 300 बीसी से 200 बीसी के बीच, दोस्तों बीसी है ईसा पूर्व का समय है तो हमेशा उल्टा ही चलेगा, के बीच
अनेकों राज्य बने। क्या हुआ? अनेकों राज्य बने। कहां पे बने? आपके राजस्थान में क्या हुआ? अनेकों राज्य बने। अब कौन कौन से बने? तो देखिए राजस्थान में कहां कहां पे कौन कौन सा राजवंश आ गया? तो मेवाड़ में तो शिवी, मेवाड़ में तो क्या बना आपका? शिवी जनपद बन गया। इसके अलावा अलवर में शाल्व। देखिए जातियां हैं और यही लोग क्या कर रहे हैं? अपना जनपद और राजवंश स्थापित कर रहे हैं। अलवर में कौन है? शाल्व। अलवर में कौन है? शाल्व है। जयपुर में, जयपुर के पास जो आपका मत्स्य जनपद, भरतपुर व अलवर। जयपुर के पास क्या है? मत्स्य जनपद, भरतपुर व अलवर। भरतपुर व अलवर। यहां पर क्या बने आपके? कौन सी जाति आ गई थी? अर्जुनायन। इन क्षेत्रों में कौन सी आई थी? अर्जुनायन आई। इसके अलावा आपका जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, क्या है? उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र आपके हनुमानगढ़ गंगानगर साइड का, उत्तरी राजस्थान में कौन आया? योधे आए। कौन आए दोस्तों? योधे आए। और बैराठ में देखिए बताते हैं आपको ऐसे कि बैराठ में मौर्यों का अधिकार था। कौन था? मौर्य राजवंश। क्योंकि बैराठ से क्या मिलता है? भाब्रू शिलालेख। और किसका है ये? अशोक का है, भाब्रू शिलालेख। बैराठ में क्या है आपका? भाब्रू शिलालेख। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ये तो हमने बात कर ली इनकी। अब इसके बाद, जब इसके बाद का समय, ये तो मौर्यों तक के समय की बात कर ली। अब मौर्यों के बाद किसका समय आया? गुप्तों का आया। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, जो मैंने आपको बताया था भारतीय इतिहास के समय में कि उनको क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। उन्होंने क्या है? संपूर्ण राजस्थान पर क्या कर रखा था? अधिकार कर रखा था। क्या कर रखा था? संपूर्ण राजस्थान पर अधिकार था उनका। किनका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो हम बात करते हैं अब चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकांश राजस्थान पर क्या था? अधिकार। अधिकांश राजस्थान पर अधिकार था। अधिकांश राजस्थान पर क्या था? अधिकार था। और ये बात, और इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए गुप्त जो थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या है? राजस्थान पर अधिकार था। और गुप्तों का शासन राजस्थान में कब तक रहा? 5वीं शताब्दी तक। गुप्तों का शासन राजस्थान में 5वीं शताब्दी तक रहा। कब तक रहा दोस्तों? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद भी अनेक गुप्त राजाओं ने क्या है? भारत पर राजस्थान पर क्या किया? शासन किया। तो राजस्थान में 5वीं शताब्दी तक अधिकार रहा। किसका रहा? आपके गुप्तों का अधिकार रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार रहा। अब 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में, 5वीं शताब्दी तक तो किसका रहा? गुप्तों का। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में जो हूण थे, हूणों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। तो आक्रमण के फलस्वरूप उन्होंने भी राजस्थान पर अधिकार किया। कौन कौन थे? 2 ही हूण थे जो इंपॉर्टेंट है, फेमस है, शक्तिशाली थे, मिहिरकुल और तोरमान। तोरमान आया पहले और तोरमान का बेटे का नाम क्या था? मिहिरकुल। और मिहिरकुल में आपको ध्यान होगा कि बारडोली में एक शिव मंदिर भी बनवाया था मिहिरकुल ने। तो 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में कौन आया? हूण नेता। हूणों का क्या हुआ? राजस्थान पर भी आक्रमण हुआ। हूणों के आक्रमण हुए। हूणों के आक्रमण हुए। देखिए भारत में आक्रमण हो रहे हैं तो भारत में ही आक्रमण होंगे ना, तभी राजस्थान में भी क्या होगा? कुछ परिवर्तन आएंगे। संपूर्ण भारत पर आक्रमण होगा तब, संपूर्ण भारत का मतलब होता है कि भारत में कहां कहां आक्रमण हुए। हूणों के आक्रमण हुए। अब हूण जब आक्रमण करेंगे ना, तो उसके पश्चात
हूणों के कौन है? तोरमाण व मिहिरकुल। तोरमाण और मिहिरकुल। अब तोरमान और मिहिरकुल ने क्या किया? राजस्थान पे अधिकार किया। और मिहिरकुल ने, हूणों के आक्रमण हुए और आक्रमण किसने किए? तोरमान और मिहिरकुल ने। अब मिहिरकुल ने बारडोली में क्या बनवाया? शिव मंदिर। मिहिरकुल क्या बनवाया? बारडोली में शिव मंदिर। बारडोली में। अब अगर देखिए इनका अधिकार नहीं होता तो ये क्या कभी कोई मंदिर बनवा पाते? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बारडोली में क्या बनवाया दोस्तों इन्होंने? शिव मंदिर का निर्माण। शिव मंदिर का निर्माण करवाया। क्योंकि मिहिरकुल जो मिहिरकुल जो हूण था वो क्या था? वो शैव मतावलंबी था। इसके बाद कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में भीनमाल पर किसका अधिकार हो गया? भीनमाल पर आपके गुर्जरों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 7वीं शताब्दी में भीनमाल पर गुर्जरों ने, किसने? गुर्जरों ने, गुर्जर मतलब गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जरों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? आपके गुर्जरों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि वर्धन वंश का एक राजा होता है आपका प्रभाकर वर्धन। कौन होता है दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उसकी बात करें। अब आपके प्रभाकर वर्धन ने, जो आपके वर्धन वंश के राजा थे प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं? प्रभाकर वर्धन करते हैं कि उन्होंने इनको हरा दिया। किसको? गुर्जरों को हराया और फिर उन्होंने क्या किया? राजस्थान पर अधिकार कर लिया। अब ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है आपका चीनी यात्री ह्वेनसांग। मतलब अब हम कहेंगे कि ह्वेनसांग के अनुसार, और ह्वेनसांग कब आया था? ह्वेनसांग 637 में आया था, यानी 7वीं शताब्दी में आया था। किसके समय में आया था? हर्ष के समय में आया था। किसके समय में आया था? हर्ष के समय में आया था। और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? CU की। सारी चीजें पढ़ा रखी हैं आपको, ऐसा नहीं है कोई चीज मैंने बताई नहीं हो, आज ही बता रहा हूं। तो ह्वेनसांग कौन आया? ह्वेनसांग के अनुसार, यहां पे ह्वेनसांग की पुस्तक भी लिख लेते हैं। क्या नाम है पुस्तक का? CU की के अनुसार वर्धन वंश के राजा प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। गुर्जर राज्य पर अधिकार कर लिया। और गुर्जरों का राज्य कौन सा था? भीनमाल का राज्य था। अधिकार कर लिया। ह्वेनसांग के अनुसार प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर राज्य पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। और उसके बाद अब ये क्या है? इनका अधिकार चलता रहा। फिर हर्ष की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? हर्ष की मृत्यु के बाद ही पुनः जो आपके गुर्जर थे वो किस पर अधिकार कर पाए? आपके जो इनका ये क्षेत्र था जिस पर भीनमाल पर इन्होंने अधिकार किया था, तो हर्ष की मृत्यु के बाद, और हर्ष की मृत्यु कब हुई? हर्ष की मृत्यु यानी 647 ईस्वी के बाद ही गुर्जर क्या है? इस पर पुनः अधिकार कर सके। बाद ही गुर्जर इस पर पुनः अधिकार कर सके। मतलब जब तक हर्ष जिंदा था तब तक गुर्जरों की हिम्मत नहीं हुई कि इस पर हम क्या कर लें? अधिकार कर सके। किसकी मृत्यु के बाद? आपके हर्ष की मृत्यु के बाद गुर्जरों का अधिकार हुआ। और देखिए इसके बाद कौन है था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक मैंने आपको बताया था, नागभट्ट प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने, किसने? नागभट्ट प्रथम ने
नागभट्ट प्रथम ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था। और उत्तरी भारत में ही क्या आता है आपका? राजस्थान भी आता है। संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था। तो ये बात हो गई दोस्तों आपके राजस्थान का एक प्रारंभिक सा इतिहास हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से राजस्थान में छोटे छोटे राज्य बने, कौन कौन से राजा यहाँ पर आए शुरुआत में, मतलब किस प्रकार से राजस्थान में नए नए राज्यों का उदय हो गया। जैसे आपके अलवर में शालाव आए, मेवाड़ में शिवी, और जयपुर, भरतपुर, मत्स्य जनपद, और अलवर में क्या हुआ आपके अर्जुनायन आ गए थे, और आपके बैराट पर मौर्यों का अधिकार था। ये हमें भाबरू शिलालेख से पता चला है। तो इन सब चीजों की हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि ये जो राजपूत राज्य हुए, इनका जो राजाओं का, राजपूत वंशों का जो उदय हुआ, राजपूतों के उदय के संबंध में कई सारे सिद्धांत दिए जाते हैं। कोई कहता है इनकी उत्पत्ति ऐसे हुई, कोई कहता है ऐसे हुई। तो उन सब की बात हम करेंगे। और देखिए जो हमारे चौहान वंश के इतिहास लेखक हैं, कवि थे चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज तृतीय के दोस्त भी थे, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि भी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो उनके हिसाब से हम देखते हैं कि उन्होंने अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था उसकी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो अब बात करेंगे हम आपके राजपूतों की उदय के संबंधी सिद्धांत। किसके सिद्धांत दोस्तों? राजपूतों के उदय संबंधी सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं आपके राजपूतों के उदय संबंधी सिद्धांत। कौन कौन सा सिद्धांत दिया, कैसे कैसे राजपूतों का उदय हुआ। अब बात करते हैं हम राजपूतों का उदय। राजपूतों का उदय। अब राजपूतों का उदय हम देखते हैं तो आप देखते हो कि हर्ष की मृत्यु हुई ना, उसके बाद ही किसने अधिकार किया था? प्रतिहारों ने। किसने अधिकार किया था? प्रतिहारों ने। और प्रतिहारों के अलावा अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए। तो हर्ष की मृत्यु के बाद राजस्थान में क्या थे? अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए, जिसमें अनेकों राजवंशों का क्या हुआ? शासन हुआ। अब उनमें से देखिए कई सारे राजपूत राजवंश हैं, तो उन सब की हम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? उन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इनको राजपूत क्यों कहा जाता है कि ये जो राजा थे ना जितने भी, ये क्या थे? राजकुल के हो गए। क्या हुआ? धीरे धीरे शासन करने लगे तो राजकुल के हो गए। अब राजा के पुत्र को, तो पहले तो इनका नाम क्या बना? राजपुत्र। क्या बना? राजपुत्र। और धीरे धीरे कालांतर में अपभ्रंश होकर के इनका नाम क्या रह गया? राजपूत रह गया। क्या रह गया? राजपूत। जैसे आप राजपुत्र 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 ऐसे बोलते हो, तो धीरे धीरे कालांतर में कई वर्षों बाद जब अपभ्रंश होता है भाषा का, शब्दों का, तो शब्द राजपुत्र से चेंज होकर के क्या बना? राजपूत बना। क्या बना दोस्तों? राजपूत। तो अब देख लेते हैं हम उनके उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। क्या देख रहे हैं? उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि पहला सिद्धांत ही क्या आता है? अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया? ये दिया आपके चंद्रबरदाई ने। किसने दिया दोस्तों? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने पुस्तक कौन सी लिखी है? इनकी फेमस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। लेकिन इस पुस्तक में नहीं दिया था, सॉरी, चंद्रबरदाई ने क्या है, कौन सी पुस्तक लिखी है आपके? पृथ्वीराज रासो। और अग्निकुंड से उत्पत्ति का क्या दिया है? सिद्धांत दिया है। अब इनके इसी सिद्धांत को दो और लोग हैं जिन्होंने क्या किया? इनके सिद्धांत की पुष्टि की है। इनके सिद्धांत की दो लोगों ने पुष्टि की है। किस किसने? आपके मुहैणोत नैणसी।
जिनके एक इनकी रचना है एक नैणसीरी ख्यात। क्या नाम है दोस्तों? नैणसीरी ख्यात। इनकी एक नहीं मतलब रचनाएं तो काफी है, लेकिन सबसे फेमस रचना है इनकी नैणसीरी ख्यात। तो मुहणोत नैणसी व सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण, इनकी पुस्तक कौन सी है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वंश भास्कर। क्या नाम है? वंश भास्कर। देखिए ये इनकी सिर्फ पुस्तकों के नाम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इन पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है। जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए वो बता रहा हूं कि मुहणोत नैणसी व सूर्यमल मिश्रण ने क्या कहा। इनके इसी सिद्धांत को इन्होंने माना और कहा कि वशिष्ठ मुनि द्वारा, देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक ऋषि होते थे वशिष्ठ मुनि द्वारा अपने अग्निकुंड, मतलब जो उनके यज्ञ कुंड होते थे, जो उनके अग्निकुंड होते थे, उनकी रक्षा के लिए तो वशिष्ठ मुनि द्वारा अपने यज्ञ कुंडों की रक्षा के लिए, मतलब जो यज्ञ करते थे ना तो उसमें क्या है, राक्षस गंदगी डाल देते थे आकर के, कोई जीव का कटा फटा मांस वगैरह ये चीज डाल दी, उससे क्या है यज्ञ दूषित हो जाता है। तो यज्ञ कुंडों की रक्षा के लिए यज्ञ कुंडों से 4 प्रकार के राजपूतों की क्या की उन्होंने, यज्ञ कुंडों से। और यज्ञ कुंड कहां के? आबू के। कहां पे यज्ञ करते थे वो? आबू पर्वत है ना आपका, माउंट आबू सिरोही वाला, वहीं पर क्या है वो यज्ञ करते थे। तो यज्ञ कुंडों से 4 प्रकार के योद्धा, क्या योद्धाओं की क्या की उत्पत्ति, 4 प्रकार के योद्धाओं की उत्पत्ति, 4 प्रकार के योद्धा। और योद्धा कौन से? राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया। किसने किया? आपके वशिष्ठ मुनि ने। वो चारों कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक है आपके परमार। कौन है दोस्तों? परमार। जैसे भोज परमार, हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। परमार हो गया। एक कौन से हो गए आपके? प्रतिहार। कौन से हो गए? प्रतिहार। प्रतिहार मतलब गुर्जर प्रतिहार। जैसे अभी हम नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ रहे थे, वत्सराज के बारे में सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसके अलावा आपके चौहान। कौन है? चौहान राजवंश। और चौहानों के अलावा कौन है आपके? चालुक्य। चौहानों के अलावा कौन है दोस्तों? चालुक्य। तो इनकी क्या की उन्होंने? उत्पत्ति की। इनकी क्या की उन्होंने? उत्पत्ति की। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने दिया था। किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने। उन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से हुई। फिर आपका मुहणोत नैणसी हुए और आपके सूर्यमल मिश्रण हुए। तो इन्होंने क्या है नया इन्होंने भी सिद्धांत, उसी सिद्धांत को थोड़ा सा विस्तृत करके बता दिया कि वशिष्ठ मुनि ने अपने यज्ञ कुंडों की रक्षा के लिए आबू के यज्ञ कुंड से 4 राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया। जो कौन कौन से थे? परमार थे, प्रतिहार थे, चौहान थे और चालुक्य थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इनके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बात करेंगे दोस्तों? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? आपके राजस्थान के प्रख्यात इतिहासकार हैं डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। और उन्होंने साहित्यिक और अभिलेखीय जो साक्ष्य है उनके आधार पर क्या कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्ध कि राजपूत कैसे हैं? सूर्यवंशी हैं और चंद्रवंशी हैं। कैसा बताया दोस्तों इन्होंने? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। तो सिद्धांत का क्या नाम है? सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी होना। चंद्रवंशी होना ये किसने दिया? ये दिया आपके डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। और गौरीशंकर ओझा क्या है? इतिहासकार है। क्या है? इतिहासकार है। अब इन्होंने किसके आधार पे दिया है? तो इन्होंने दिया है साहित्यिक
एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर, साहित्यिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर किसका सिद्धांत दिया कि राजपूत क्या थे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। किन्होंने दिया, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने। अब इसके अलावा एक और सिद्धांत है, वो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। किसका है दोस्तों, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये किसने दिया आपके, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड व विंसेंट स्मिथ। कौन, आपके विंसेंट स्मिथ ने। इन्होंने क्या कहा कि राजपूत विदेशी जातियों से उत्पन्न है, और वो विदेशी जातियां कौन सी है, शक और सीथियन, शक और शीथियन। इन्होंने कहा कि ये जो विदेशी जातियां हिंदुस्तान में आई थी, शक आए थे आपके, सीथियन आए थे, ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे आप ही के वंशों में मिल गए, हिंदुस्तानियों में ही मिल गए, और हिंदुस्तानियों में मिलकर के ये धीरे धीरे क्या है, राजकुल के हो गए। और राजकुल के होने के बाद कालांतर में ये भी वही राजपुत्र और क्या बन गए, फिर राजपूत बन गए। चूंकि इनकी विदेशी उत्पत्ति थी, इसलिए इनको क्या माना गया, योद्धा माना गया। क्या माना गया दोस्तों, योद्धा माना गया। तो ये हो गया आपका विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। अब है नेक्स्ट आपका कि गुर्जर जाति से उत्पन्न। देखिए डी.आर. भंडारकर एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि गुर्जर जाति से उत्पन्न, तो गुर्जर जाति से जो उत्पन्न है वो किसने कहा, आपके डी.आर. भंडारकर ने। किसने बताया दोस्तों, डी.आर. भंडारकर ने बताया। अब इन्होंने एक तो कह दिया कि ये किससे उत्पन्न हुए, गुर्जर जाति से। इसी में इन्होंने कहा डी.आर. भंडारकर ने ही कि चौहान जो है ना आपके, चौहान को ब्राह्मण बताया। क्या बताया, ब्राह्मण बताया। और ब्राह्मण कैसे बताया इन्होंने, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। किसने बताया, आपके डी.आर. भंडारकर ने, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, डी.आर. भंडारकर ने बताया। अब ये किस आधार पे बताया, तो इन्होंने बताया ये बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। किसके आधार पर बताया, बिजोलिया शिलालेख के आधार पे कहा कि चौहान तो क्या है, आपके वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। अब ये जो सिद्धांत दिया ना, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया, इसी सिद्धांत को नकार दिया। तो नकार किसने दिया, नकारा आपके, किसने नकारा, एक तो आपके गौरीशंकर ओझा ने। इन्होंने कहा कि ये सिद्धांत गलत है, ऐसा नहीं हुआ। गौरीशंकर ओझा एवं सीसी वैद्य, एवं सीसी वैद्य, तो इन दोनों ने क्या है, इसको अस्वीकार कर दिया। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गए इनके क्या है, कुछ आपके सामने क्या हो गए, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। अब बात करेंगे हम कि भाई इनको ऐसा क्यों मान लिया गया। तो देखिए आपके जो आपके जातियां होती हैं, विदेशी जातियां, शक हो गई, ठीक है, पहलव हो गई, हूण हो गई, ये सब क्या थे, लड़ाकू थे। क्या थे दोस्तों, लड़ाका जातियां थी। तो लड़ाका जातियां होने के कारण ही इनको, जो आपकी ये जो जातियां थी, इनको क्या कहा गया, राजपुत्र कह दिया गया। क्या कह दिया गया, राजपुत्र कह दिया, क्योंकि ये युद्धोपजीवी जातियों में क्या है, मिल गई। जो हमारे भारतीय युद्ध करने वाली जातियां थी, ये क्या है, भारतीयों, विदेशी जातियां भारतीयों में मिल गई। तो आपके शक, पहलव व हूण आदि, देखिए विदेशी जातियां है ना, तो ये आकर क्या है, विदेशी भारतीयों में मिल गई। आदि विदेशी जातियां युद्धोपजीवी भारतीयों में मिल गई। युद्धोपजीवी भारतीय जातियों में मिल गई, जातियों में मिल गई। अब भारतीय जातियों में ये युद्धोपजीवी जो हमारी भारतीय जातियां थी, उनमें मिल गई। अब इनमें मिलने के बाद ये क्या बन गई, कालांतर में ये शासक बने, कालांतर में
शासक बने। कौन? यही लोग बन गए। अब शासक कुल से होने के कारण, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए आप, कि शासक कुल से होने के कारण क्या कहलाए? राजपुत्र। कुल से होने के कारण राजपुत्र कहलाए, राजपुत्र कहलाए, एवं कालांतर में क्या बन गए? राजपूत बन गए। क्या बन गए दोस्तों? राजपूत बन गए। कौन बन गए? आपके ये जो विदेशी थे, ये कालांतर में होकर के क्या बन गए? राजपूत बन गए। क्योंकि ये भारतीयों में मिले तो ये शासक कुल में हो गए। शासक कुल में होने के बाद राजपुत्र तो कहलाएंगे ही, राजा के पुत्र, और अंत में इनको क्या नाम दे दिया गया? राजपूत नाम दे दिया गया। अब देखिए, एक जो आपके सामने सिद्धांत आया था अग्निकुंड से, तो आप जानते हैं कि आजकल के वैज्ञानिक जो हमारा युग चल रहा है, इसमें इस सिद्धांत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अग्निकुंड से संबंधित सिद्धांत किसने दिया। तो सर्वाधिक नाम आता है आपके चंद्रबरदाई का, लेकिन अगर चंद्रबरदाई नाम नहीं होता है तो मुहणोत, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण भी ऑप्शन में होते हैं, और तीनों अगर होते हैं तो चौथा ऑप्शन फिर उपर्युक्त सभी का जरूर आता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारे सामने राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसे शेयर करो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करो। और इसके बाद दोस्तों हम मिलेंगे राजस्थान के इतिहास के सबसे प्रख्यात राजवंश मेवाड़ राजवंश के साथ। किसके साथ मिलेंगे दोस्तों? मेवाड़ राजवंश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।